नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नागपुर में बोले भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत कि किसान मई 2024 तक प्रदर्शन के लिए है तैयार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में कांग्रेस का साथ देगा लेफ्ट, और इसी के साथ ये बताया गया कि धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने को भाजपा और टीएमसी के खिलाफ मिलकर कांग्रेस और लेफ्ट लड़ेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा देश के लोगों को नहीं लगा टीका तो ब्राजील को क्यों बेचा गया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नागपुर में बोले भाजपा नेता राकेश टिकैत, किसान मई 2024 तक प्रदर्शन के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों नए कानूनों को वापस लिया जाए, जिन्हें केंद्र ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया है। किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून एमएसपी के सुरक्षा घेरे को समाप्त करने और मंडी प्रणाली को बंद करने का रास्ता साफ करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने गत मंगलवार को नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। टिकैत से जब पूछा गया कि किसान कब तक प्रदर्शन करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम मई 2024 तक प्रदर्शन करने को तैयार हैं। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करे। गौरतलब है कि देश में अगले लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 के आसपास ही होने की संभावना है। अमीर किसानों द्वारा प्रदर्शन में मदद किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए टिकैत ने कहा कि गांव और अनेक संगठनों के लोगों ने इसमें भाग लिया है। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली से शुरू हुई किसानों की वैचारिक क्रांति है और विफल नहीं होगी। गांव में किसान चाहते हैं कि हम तब तक नहीं लौटें जब तक तीनों कृषि विधेयकों को वापस नहीं लिया जाता। टिकैत ने कहा कि सरकार विधेयकों को वापस नहीं लेने के अपने रुख पर अड़ी है और आंदोलन लंबे समय तक चलता रहेगा। उन्होंने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति में जो सदस्य हैं, उन्होंने कृषि विधेयकों का समर्थन किया था। टिकैत ने कहा, हम अदालत द्वारा गठित समिति के समक्ष नहीं जाना चाहते। सरकार ने भी कहा है कि सरकार और किसान इस मुद्दे पर समाधान खोज लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश में विपक्षी दल कमजोर है और इसलिए किसानों को केंद्र के नए कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन शुरू करना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने वाले कुछ लोगों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के नोटिस पर उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें अदालत के मामलों, जेल और संपत्ति सील किए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में कांग्रेस का साथ देगा लेफ्ट, बोले विमान बोस, धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने को बीजेपी टीएमसी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव होने में बेहद कम समय रह गया है। इस बीच राज्य में सभी पार्टियां और नेता अपने समीकरण बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी के तहत लेफ्ट पार्टियों ने अब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा है कि बंगाल को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने के लिए हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि इसे लेकर हमारे और कांग्रेस के बीच कोई भ्रम नहीं है। विमान बोस ने आगे कहा, हम चुनाव साथ लड़ेंगे, लेकिन अभी सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियां बात कर रही हैं। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता और बंगाल से ही सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दोनों पार्टियों कांग्रेस और लेफ्ट ने नैतिकता के तौर पर मान लिया है कि एकजुट होकर चुनावी जंग छेड़नी है। हम मिलकर सारे राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। सीट बंटवारे का मुद्दा अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है। दोनों पार्टियों को एहसास है कि हमें एक साथ लड़ना है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में पहले ही भी बैठक हुई है। हालांकि अब तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है। पिछले हफ्ते ही वाम मोर्चा और कांग्रेस ने फरवरी या मार्च में कोलकाता में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली का आयोजन करने की बात कही थी। कांग्रेस के साथ बैठक के बाद तब बोस ने कहा कि सभी दलों ने संयुक्त रूप से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में फरवरी या मार्च में एक महारैली करने का फैसला किया है। बता दें कि कांग्रेस और वाम दलों ने 2016 का राज्य विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि बुरी तरह हार मिलने के बाद दोनों दल अलग हो गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई थी। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस की टक्कर में भाजपा आ गई, जिसने राज्य के 18 सीटों पर कब्जा जमाया था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जो अच्छे काम समाजवादी सरकार में हुए थे, भाजपा सरकार ने उन्हें भी बर्बाद कर दिया। अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 सालों में सार्थक तो कुछ किया नहीं, जो अच्छे काम समाजवादी सरकार में हुए थे उन्हें भी बर्बाद कर दिया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार हो गई है, गरीब का इलाज महंगा तो हुआ ही, अस्पतालों में अव्यवस्था का शिकार भी वही बन रहा है। मुख्यमंत्री जी की कोशिश हर क्षेत्र में कथित उपलब्धियों पर श्रेय लेने की रहती है, हकीकत से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। भाजपा को वैक्सीन पर दावा क्यों करना चाहिए? यह एक अत्यंत संवेदनशील मसला है। समाजवादी पार्टी का वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताले थाली वाली अवैज्ञानिक सोच एवं भाजपा सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। जनता में भरोसा हो, इसके लिए सरकार को टीकाकरण में पारदर्शिता के साथ व्यवस्था की खामियां भी दूर होनी चाहिए। भाजपा नादान की दोस्ती जी का जंजाल बन जाती है। मथुरा जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, बेटा ठेले पर मां को लादकर अस्पताल पहुंचा। पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब एम्बुलेंस और स्ट्रेचर के अभाव में अस्पतालों में कई जानें चली गई। अमेठी के जिला अस्पताल में तो महिला डॉक्टर ही नहीं है, वहां आने वाली बीमार और गर्भवती महिलाओं का कोई हाल पूछने वाला नहीं। किसी महिला को इलाज कराना हो तो उसे 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भाजपा राज्य में सर्वाधिक परेशान महिलाएं ही होती हैं। उनके नाम पर तमाम कल्याण योजनाएं हवा में ही लागू हो रही हैं। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में सर्जिकल महिला वार्ड के भीतर बेड पर कुत्तों के बैठे होने और परिसर में उनके बैरोक टोक घूमने के दृश्य तो खूब वायरल हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ के कई अस्पतालों में भी एक दृश्य दिखाई दे जाते हैं। नवजात शिशुओं के साथ निर्मम और अमानवीय व्यवहार की घटनाएं विचलित कर जाती हैं। भाजपा सरकार की गलत और प्राथमिकता रहित नीतियों के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का चरमरा जाना स्वाभाविक है। तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों पद खाली पड़े हैं। ऐसी हालत में लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर और बोरीफंडा के स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट ही अस्पताल चला रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति से झोला छाप डॉक्टरों का धंधा फल फूल रहा है। अवैध ढंग से तमाम नर्सिंग होम भी खुल गए हैं। समाजवादी सरकार के समय जितने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बने थे, उतने ही आज भी संचालित हैं। भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और गरीबों के सस्ते इलाज की दिशा में कुछ किया ही नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही गंभीर बीमारियों कैंसर, किडनी, लीवर और हार्ट के मुफ्त इलाज की सुविधा दी थी। राजधानी लखनऊ में कैंसर अस्पताल बनाया था। भाजपा सरकार ने जनता को बेहतर जिंदगी के साधन देने के बजाय प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को ही आईसीयू में भर्ती कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा देश के लोगों को नहीं लगा है टीका तो ब्राजील को क्यों बेचा? जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ब्राजील को कोरोना की वैक्सीन बेचे जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जब देशवासियों को अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, तो फिर ब्राजील को वैक्सीन निर्यात क्यों किया जा रहा है? बता दें कि सरकार ने ब्राजील को कोरोना की 20 लाख डोज भेजने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर भारत बायोटेक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल देने का अनुरोध किया था। सुरजेवाला ने कहा, अभी भारत की जनता को ही वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई है, तो इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है? सवाल ये है, भारत की पूरी जनसंख्या को टीका लगाए जाने से पहले वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी गई? सरकार को सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार की नीति होनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2 लाख से लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी की चपेट में 80 लाख से लोग आ चुके हैं। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी से कहा है कि ब्राजील पर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने मुफ्त वैक्सीन के सवाल पर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि देश में कितने लोगों को फ्री में टीका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बाजार में उपलब्ध होने वाले टीके की कीमत पर भी सवाल उठाए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हमने 2011 में देश को पोलियो मुक्त बनाया है। आज से पहले टीकाकरण कभी प्रचार का माध्यम नहीं बना। टीकाकरण आपदा का अवसर नहीं हो सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वैक्सीन के एक डोज की कीमत बाजार में 1000 रुपए है। ऐसे में प्रति व्यक्ति को 2 डोज के लिए 2000 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी सरकार को 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन बेच रही है। वहीं लोगों को 166 रुपए अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। ऐसे में देश के 100 करोड़ लोगों को 1,60,000 करोड़ रुपए की राशि देनी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता के गढ़ में शिवसेना भी कूदी, उद्धव ने किया बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने भी कमर कस ली है। ममता के गढ़ में इस बार शिवसेना भी उतरेगी। रविवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम जल्द कोलकाता पहुंच रहे हैं। शिवसेना के चुनावी ऐलान के बाद बंगाल का सियासी पारा बढ़ना तय है।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जहां पूरी ताकत के साथ मैदान में है, वहीं AIMIM ने बंगाल में चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। अब शिवसेना की एंट्री TMC के लिए नई आफत बनकर आ गई है। बता दें कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल 30 मई को खत्म होने जा रहा है। 2013 के बंगाल चुनावों में बीजेपी आज की तुलना में एक कमजोर पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में राज्य की 18 सीटें आई। बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन बनाई, इसे कोई नहीं नकार सकता। ऐसे में अब शिवसेना की एंट्री किसे फायदा नुकसान पहुंचाएगी, ये देखना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता बोले, हम यहाँ ठंड से मर रहे और सरकार हमें दे रही तारीख पे तारीख। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगने वाली विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार के साथ उनकी कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। एक तरफ किसान संगठन के नेता तीनों कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है। आंदोलन कर रहे किसानों को बढ़ती ठंड की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्लाह ने कहा, लगभग 2 महीनों से हम ठंड के मौसम में परेशान हो रहे हैं। सरकार हमें तारीख पे तारीख दे रही है, इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है ताकि हम थक जाएं और जगह छोड़ दें। यह उनकी साजिश है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 9वें दौर की वार्ता भी एक बार फिर बेनतीजा रही। इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए 19 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होगी। बैठक के दौरान किसान नेता इन तीनों कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली की सीमाओं पर 51वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित करने के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि किसानों और सरकार के बीच आज हुई 9वें दौर की वार्ता से पहले ही किसान नेताओं का कहना था कि उम्मीद नहीं है कि इस बातचीत से कोई समाधान निकलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब चैट लीक मामले में से मचा सियासी बवाल। अब पी चिदम्बरम ने रक्षा मंत्री से बालाकोट स्ट्राइक पर पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, अर्नब चैट लीक मामले से मचा सियासी बवाल। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चैट खूब वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है यह चैट रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस व्हाट्सएप चैट में यह भी कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी पहले मिल गई थी। इस मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए ट्वीट किया कि क्या असल स्ट्राइक से 3 दिन पहले एक पत्रकार और उनके दोस्त को बालाकोट शिविर में जवाबी हमले के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि यदि हाँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनके स्रोतों ने पाकिस्तान के साथ काम करने वाले जासूसों या मुखबिरों सहित अन्य लोगों के साथ भी जानकारी साझा नहीं की होगी। कांग्रेस नेता ने आगे रक्षा मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय निर्णय की जानकारी सरकार समर्थक पत्रकार को कैसे मिली। मालूम हो कि सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह चैट अर्नब और बार्क के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच का है। बता दें कि सोशल मीडिया पर जो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है उससे यह दावा किया जा रहा है कि अर्नब को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी पहले ही मिल गई थी। दासगुप्ता के साथ गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट उसी दिन सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने TRP घोटाला मामले में सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने घेरा राजभवन, हजारों किसानों के साथ किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के विवादित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत शनिवार को महाराष्ट्र कांग्रेस ने नागपुर में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया और राजभवन की घेराबंदी की। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद महिला कार्यकर्ताओं ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़कों पर स्टोव जलाया और भोजन पकाकर विरोध जताया। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 91 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम जनता और देश के किसानों के प्रति घोर असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा, केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों में काम करने वाले पीएम मोदी अब किसानों को भी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देंगे और तीनों काले कृषि कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं किए जाएंगे। हम इन कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड में साफ झलक रही पारदर्शिता की कमी। नरेंद्र मोदी को पूर्व नौकरशाहों ने लिखा खत, सार्वजनिक करे खर्च। जी हां दोस्तों,
कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में ही इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी। हालांकि इसमें दान जुटने के साथ ही लोगों ने इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। अब 100 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर पीएम केयर्स निधि को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जवाबदेही के मानकों के पालन के मद्देनजर प्राप्तियों और खर्चों का वित्तीय ब्यौरा उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि किसी तरह की अनियमितता के संदेह से बचा जा सके। पूर्व अधिकारियों ने खुले पत्र में लिखा, हम पीएम केयर्स या आपात स्थिति में नागरिक सहायता और राहत के बारे में जारी बहस पर करीब से नजर रख रहे हैं। यह कोष कोविड महामारी से प्रभावित लोगों के फायदे के लिए बनाया गया था। जिस उद्देश्य से यह कोष बनाया गया और जिस तरह से इसे संचालित किया गया, दोनों को लेकर कई सवाल हैं, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा, चिट्ठी लिखने का तत्काल कारण ये है कि पीएम केयर्स फंड की जानकारी आरटीआई के जरिए भी नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि पीएम केयर्स फंड 2005 के आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के तहत कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। अगर यह कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो सरकार के सदस्य होने के बावजूद प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने इसमें अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल किया है। रिटायर्ड नौकरशाहों ने पीएम से अपील की है कि वे पीएम केयर्स फंड में साफगोई सुनिश्चित करें। चिट्ठी में लिखा गया, आवश्यक है कि प्रधानमंत्री से जुड़े समस्त लेन देन में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रधानमंत्री के पद और दर्जे को अक्षुण्ण रखा जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर के नाम पर हो रही थी चंदे की अवैध वसूली, राष्ट्रीय बजरंग दल पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के लिए सहयोग राशि संग्रह को लेकर पूरे देश में हिंदू संगठनों द्वारा जागरूकता पैदा की जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात जनपद मुरादाबाद में सामने आई है। यहाँ राम मंदिर निर्माण के नाम पर कथित हिंदू संगठनों द्वारा ठगी की जा रही है। ये शिकायत राम मंदिर निर्माण से जुड़ी मुरादाबाद की समिति के पदाधिकारी ने कथित हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ की है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना में एफआईआर दर्ज हो गई है। जब राम मंदिर निधि समर्पण समिति के मंत्री प्रभात गोयल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों के खिलाफ शिकायत करनी पड़ी है जो राम मंदिर के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। प्रभात गोयल ने कहा, आज हमने एक एफआईआर उन लोगों के खिलाफ लिखवाई है जो श्री राम मंदिर के नाम पर अवैध चंदा और उगाही महानगर में कर रहे थे। ये अभियान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। अयोध्या का जो ट्रस्ट है उसके मंत्री चंपक राय हैं। विश्व हिंदू परिषद और संघ के सारे संगठन मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। शनिवार को हमारे कुछ कार्यकर्ता जब कृष्णा नगर गजरी सराय में गए थे तो कुछ लोगों ने बताया कि हमने 2 दिन पहले चंदा दे दिया और उन्होंने अपने 21 रुपए और 25 रुपए की रसीदें भी दिखाई। तब हमने पूछा कि आपने चंदा किसको दिया तो उन्होंने 4-5 लोगों के नाम बताए। हमने कंफर्म करने के लिए फोन कर पूछा कि आप लोग चंदा जमा कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम चंदा जमा कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर रहे हैं, जबकि मंदिर के लिए चंदा जमा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। उन लोगों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम से संगठन बनाया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद की जो अपनी युवा इकाई है उसका नाम बजरंग दल है और बजरंग दल मात्र विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे काम करता है। उसका अपना अलग कोई स्वरूप नहीं है। वो हमारी युवा इकाई है। उस युवा इकाई को बदनाम करने के लिए उससे मिलता जुलता नाम बनाकर फर्जी रसीद छपवाई गई है। उन रसीदों पर श्री राम मंदिर का जो फोटो है वो भी उन्होंने शायद हमारी पत्रिका से खींचकर छपवाया है। जब हमें पता चला कि हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए और पब्लिक को ठगने के लिए इस तरह का धंधा चल रहा है तो हमने 4-5 लोगों जिनका नाम सामने आया था उनके खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। उनका उद्देश्य मुरादाबाद की जनता को गुमराह करना, राष्ट्रीय सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बदनाम करना था, जबकि हमारे संगठन में 21 और 25 रुपए का कोई विकल्प नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की समिति पर विवाद बरकरार, किसानों ने नए लोगों को रखने की मांग उठाई। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की थी। हालांकि किसानों की तरफ से इस समिति को अस्वीकार कर दिया गया था। इस बीच एक किसान संगठन ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति से शेष 3 सदस्यों को हटाया जाए और ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए जो परस्पर सौहार्द के आधार पर काम कर सके। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कहा कि यह न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, क्योंकि 4 सदस्यीय समिति में जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। एक हलफनामे में संगठन ने केंद्र सरकार की एक याचिका को भी खारिज करने की मांग की है, जिसे केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर कर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च या किसी अन्य प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है।
प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ केंद्र के आवेदन पर 18 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति 39 किसान संगठनों में शामिल हैं, जो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए करीब 50 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और शिकायतों को सुनने तथा गतिरोध के समाधान पर अनुशंसा करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के दक्षिण एशिया के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेत कार्य संगठन के अध्यक्ष अनिल घानावत शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता पर 100 पूर्व नौकरशाहों ने सवाल उठाए, मोदी को लिखा ओपन लेटर। जी हां दोस्तों, 100 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को लिखे एक ओपन लेटर में पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जवाबदेही के मानकों के पालन के मद्देनजर प्राप्तियों और खर्चों की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि किसी तरह के संदेह से बचा जा सके। पूर्व अधिकारियों ने खुले पत्र में लिखा है कि हम पीएम केयर्स या इमरजेंसी हालत में नागरिक सहायता और राहत के बारे में जारी बहस पर करीब से नजर रख रहे हैं। यह फंड कोविड महामारी से प्रभावित लोगों के फायदे के लिए बनाया गया था। जिस उद्देश्य से यह फंड बनाया गया और जिस तरह से इसे चलाया गया है, दोनों को लेकर कई सवाल के जवाब मिलना बाकी हैं। पत्र में उन्होंने आगे कहा, जरूरी है कि प्रधानमंत्री से जुड़े समस्त लेन देन में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रधानमंत्री के पद और दर्जे को बनाए रखा जाए। पत्र पर पूर्व IAS अधिकारियों अनिता अग्निहोत्री, SP अम्ब्रोसे, शरद बिहार, सज्जाद हासन, हर्ष मंदर, P. जॉय ओमेन, अरुणा रॉय, पूर्व राजनयिकों मधु भादुड़ी, जूलिया रिबीरो आदि के साइन हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।